हेलो एंड वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस। बेटा लास्ट मिनट रिवीजन वीडियोस के 4 चैप्टर्स पूरे कर चुके हैं। वो वीडियोस प्लेलिस्ट में डली हुई हैं, वो देख लो। सिर्फ इन्हीं वीडियोस के थ्रू 95 प्लस मार्क्स गारंटीड है। एक एक घंटे में 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू पूरा चैप्टर रिवाइज करवा रहा हूँ। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज 5th चैप्टर की बात करेंगे, दैट इज सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इसी के ही जो नोट्स अगर चाहिए तो व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है, वहां पे सारे फ्री रिसोर्सेज, ऑल द नोट्स एंड अदर थिंग्स विल बी देयर, कैन टेक दैट। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट, दीज ऑल थिंग्स विल गेट। ठीक है, और ये टेस्ट सीरीज जो मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, इफ यू वांट टू परचेज दिस, इसी टेस्ट सीरीज से आएंगे क्वेश्चन, जिसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर दैट इज सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। 12 दिन बचे हैं पेपर को, रिमाइंडर 23 मार्च को पेपर है। ठीक है, अभी टाइम नहीं बचा है, हम टाइम वेस्ट करें। ठीक है, तो अब थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान, अटेंशन, फोकस, सेट द प्रायोरिटीज राइट। दैट्स इट, नाउ इज द टाइम। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली टॉपिक्स। सिक्योरिटी चैप्टर में क्या टॉपिक्स हैं, सबसे पहले फटाफट से हम देखेंगे व्हाट इज सिक्योरिटी, जिसमें डेफिनेशन की बात करेंगे, ओनली वन क्वेश्चन अबाउट डेफिनेशन। ठीक है, देन ट्रेडिशनल नोशंस और फिर नॉन ट्रेडिशनल। तो मेन इसमें हमने क्वेश्चंस समझने हैं, करने हैं। एक ट्रेडिशनल नोशंस क्या है और नॉन ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है। ठीक है, डोंट वरी, अभी कुछ समझने की जरूरत नहीं है, जब आएगा पार्ट तो समझ अपने आप आ जाएगा, मैंने एक्सप्लेन। और उसके बाद इंडिया की सिक्योरिटी की स्ट्रेटेजी क्या है, हाउ इंडिया डील्स विद द सिक्योरिटी चैलेंजेस, हमने क्या मैकेनिज्म्स बनाए हुए हैं, हमारी क्या सोच है। ठीक है, क्या स्ट्रेटेजी है, वो हम लास्ट में देखेंगे। दैट्स इट, these are the topics. Now let us start. सबसे पहले व्हाट इज सिक्योरिटी। व्हाट इज सिक्योरिटी में एक क्वेश्चन जो है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, थ्योरी लर्न करने में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को। क्यों? क्योंकि रटने लग जाते हैं। यार थ्योरी लर्न करने का एक तरीका होता है, कीवर्ड्स दिए ना, कीवर्ड्स को देखो, कीवर्ड्स को दिमाग में बिठा लो। अब ये 3 लाइनें तुम्हें दिख रही है, मगर 3 लाइनों में सिर्फ 3 फ्रेज याद रखने हैं, है ना। वो क्या है, सबसे पहली बात तो सुन लो, सिक्योरिटी इज फ्रीडम फ्रॉम एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट। क्वेश्चन आना ही है, सिक्योरिटी पे कोई भी क्वेश्चन आएगा, यू कैन स्टार्ट विद सिक्योरिटीज डेफिनेशन, फाइन। क्वेश्चन आया व्हाट डू मीन बाय सिक्योरिटी, सबसे पहली बात तो सिक्योरिटी का मतलब है कि यार हमें किसी खतरे से आजादी मिल जाए, कोई खतरा ना हो तो हम सिक्योर फील करेंगे, है ना। कोई डेंजर ना हो, डेंजर से कोई आजादी मिल जाए हमें। मगर कितना बड़ा डेंजर, एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट, कोई ऐसा थ्रेट होना चाहिए जो बहुत डेंजरस हो, अगर उससे हम आजाद है तो सिक्योर है। अच्छा, कितना बड़ा थ्रेट होना चाहिए, दैट दैट थ्रेट कुड एंडेंजर द कोर वैल्यूज, इतना बड़ा थ्रेट है कि वो हमारी कोर वैल्यूज को एंडेंजर कर देगा। कोर वैल्यूज एग्जांपल विल डिस्कस, कि वो कोर वैल्यूज, और वो कोर वैल्यूज इतनी डैमेज हो जाएंगी कि फिर रिपेयर भी नहीं हो पाएंगी अगर हमने उसको ठीक करने के लिए कुछ ना किया। इसको ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, रशिया इन्वेडेड यूक्रेन, है ना। अब यूक्रेन के लिए ये एक एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट है कि नहीं यार, एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट है। क्यों? पहली बात तो क्योंकि जो वहां पे दूसरी चीज क्या थी, कोर वैल्यूज एंडेंजर हो जाएंगी, खतरे में आ जाएंगी। कौन सी कोर वैल्यूज, यहाँ पे यूक्रेन की कौन सी खतरे में आ रही है भाई, दूसरे कंट्री ने इन्वेजन कर दिया, तुम्हारी सोवरेनिटी, तुम्हारी इंडिपेंडेंस, इतना डिस्ट्रक्शन हुआ, लोगों की जान गई, डेथ हुई। अब ये जो डैमेज हुआ है, डेथ, दिस इज द डैमेज, दिस डैमेज इज बियॉन्ड रिपेयर। तो दिस वाज अ सिक्योरिटी थ्रेट फॉर यूक्रेन, नो, दिस इज सिक्योरिटी, ये समझना है बस। Security is freedom from extremely dangerous threat. That threat could endanger the core values, and those core values would be damaged beyond repair. Repair से भी परे हो जाएंगी, फिर ठीक नहीं हो पाएंगी, if you will not do something to change it or rectify it. ये है सिक्योरिटी की डेफिनेशन। 3 फ्रेज लर्न करने हैं, 3 बातें, बात खत्म। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी। फिर आता है ट्रेडिशनल नोशंस, ठीक है, और फिर नॉन ट्रेडिशनल। अच्छा, इस पूरे चैप्टर को ना एक टेबल में समझना है। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल अभी हमने सिक्योरिटी की डेफिनेशन समझी है ना, फ्रीडम फ्रॉम एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स, है ना, फ्रीडम उससे, दैट दोज थ्रेट कुड एंडेंजर द कोर वैल्यूज, है ना, एंड दोज कोर वैल्यूज वुड बी डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर। बस ये हो गई डेफिनेशन। इसके अलावा पूरे चैप्टर में क्या देखना है कि एक सिक्योरिटी का ट्रेडिशनल नोशन है और एक नॉन ट्रेडिशनल नोशन है। यही तो हमारे टॉपिक्स है ना दोनों। बस अब इन दोनों को ही हमने डिटेल में समझना है, ट्रेडिशनल क्या है, नॉन ट्रेडिशनल क्या है। ठीक है, दैट्स इट। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल की, और ट्रेडिशनल में भी फर्दर दो हैं, एक एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, एक बात अभी सुन लो, सिक्योरिटी है कि किसी को तो सिक्योर करना है ना, इन सारी चीजों से, उनकी कोर वैल्यूज उसकी खराब ना हो। किसकी? ट्रेडिशनल में जिसको बचाना है, जिसकी सिक्योरिटी की बात की जा रही है, अभी सुन लो, उसको बोलते हैं नेशन या कंट्री या स्टेट। ठीक है, पहली बात अभी सिर्फ इतना ही याद रखो। बोले नेशन को बचाना है, तो नेशन को एक तो यार एक्सटर्नल खतरा हो सकता है देश के बाहर से, और एक इंटरनली देश के अंदर से भी खतरा हो सकता है ना। घर को घर में ही बहुत सारे लोग तोड़ने वाले बैठे होते हैं। तो वन एक्सटर्नल थ्रेट, वन इज इंटरनल थ्रेट, दिस इज पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल ओनली। ठीक है, अब यार एक्सटर्नल की, देश को बाहर से खतरा किससे हो सकता है? देखो जरा, देश को बाहर से खतरा ऑब्वियसली एक ही चीज से होगा ना, मिलिट्री थ्रेट से। ठीक है, लेट्स बी वेरी क्विक, देखते रहना फटाफट से। मिलिट्री थ्रेट क्या है? दूसरा कंट्री से खतरा है, क्योंकि दूसरा कंट्री अटैक करके हमारी सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी होता है डिसीजन, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर हमारी ले सकता है ना कोई कंट्री, अगर हमारे पे रूल करने लग गया। लेट्स से पाकिस्तान को हमसे क्या खतरा है कि हम एक दिन पाकिस्तान पे कब्जा करके पाकिस्तान को अपना देश ना बना लें, है ना, उनके डिसीजंस फिर हम लेंगे, उनकी इंडिपेंडेंस खत्म, उनकी टेरिटरी खत्म, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी खत्म, दाव पे हम ले लेंगे टेरिटरी, है ना। सो ये है खतरा देश को, नेशन को, है ना। एक्सटर्नल, दूसरे देश से, दूसरे देश से किससे खतरा है? उनकी मिलिट्री से खतरा है ना, क्योंकि मिलिट्री क्या क्या वैल्यूज खत्म कर देंगी? दूसरे कंट्री की सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ठीक है, अच्छा, और जब भी वॉर होता है सिर्फ सोल्जर्स ही हर्ट नहीं होते हैं, ऑर्डिनरी आदमी भी मरते हैं, है ना। और स्पेशली वन वुमेन आर आल्सो मेड टारगेट्स ऑफ वॉर, है ना। अब तो इवन दैट यूएस एंड ईरान वॉर इज गोइंग ऑन, है ना, तो उसमें ईरान पे जो अटैक हुआ उसमें तो बहुत सारी स्कूल की बच्चियां मारी गई। ठीक है, सो whenever war happens, it's not that only soldiers will die or will be killed, ordinary men women are also made targets। ठीक है, अच्छा, अब इसी एक्सटर्नल नोशन ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के ना कुछ कंपोनेंट्स हैं, वो चार कंपोनेंट्स हैं। चार क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? डेटरेंस, डिफेंस, बैलेंस ऑफ पावर, अलायंस बिल्डिंग। ये टिप्स पे कर लो। अब ये चार पूरे इस पे क्वेश्चन है, और क्वेश्चन अलग से भी आता है, डेटरेंस क्या है, डिफेंस क्या होता है, बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है, अलायंस बिल्डिंग क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हमने समझ लिया ट्रेडिशनल नोशन है क्या। अब उसके कंपोनेंट्स, उसके कंपोनेंट्स चार हैं, चारों के चारों को आओ समझते हैं फटाफट से। सबसे पहला कंपोनेंट है डेटरेंस। ठीक है, अब ये डेटरेंस क्या होता है सुनो जरा। डेटरेंस होता है यार कि दूसरे वाले को इतना डरा के रखो कि वो वॉर ही ना स्टार्ट करे, उसको लगे कि अगर मैंने कुछ भी इससे पंगा लिया तो यार मेरा भी हश्र बहुत बुरा होगा। इसे कहते हैं डेटरेंस। इतना डरा दो कि वॉर ही शुरू ना हो। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन अगर किसी कंट्री के पास है तो उससे अक्सर कोई पंगा नहीं लेता है। ऐसा नहीं है कि वो कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स चला रहा है, अगर सामने वाले को डर तो हमेशा रहेगा कि अगर मैंने पंगा लिया और उसने एक भी न्यूक्लियर वॉरहेड यूज कर दिया मेरे ऊपर तो बेटा प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो उस वॉर की कीमत इतनी बढ़ा दो कि सामने वाला वॉर शुरू ही ना करे, को डर ही लगा रहे, है ना। दिस इज नोन एज डेटरेंस। सो प्रिवेंट द अदर साइड फ्रॉम अटैकिंग बाय प्रॉमिसिंग टू रेज द कोस्ट ऑफ वॉर टू एन अनएक्सेप्टेबल लेवल। कोस्ट ऑफ वॉर, वॉर की कीमत इतनी बढ़ा दो कि सामने वाला डरता रहे कि यार ना युद्ध शुरू नहीं करना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
फिर भी कुछ लोग होते हैं, कुछ कंट्रीज होते हैं जो नहीं देखते कि यार इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज फिर भी कभी वॉर कर दिया, कभी प्रॉक्सी वॉर कर दिया है ना थ्रू टेररिस्ट, तो क्या करेंगे फिर? कर देंगे तो हम खुद को डिफेंड कर लेंगे। पाकिस्तान ने 4 वॉर्स छेड़े इंडिया के साथ, 47, 65, 71, 99 कारगिल वॉर, क्या हुआ? हमने खुद को डिफेंड कर लिया। उनको मकसद पूरे ही नहीं करने दिए। सो डिटेरेंस, एंड देन अगर फिर भी कोई वॉर कर दे तो वी विल डिफेंड आवरसेल्व्स। देन थर्ड इज बैलेंस ऑफ पावर। बोले वॉर हो ही ना तो बैलेंस बना के रखो यार पावर्स का। अगर दो बिल्कुल बराबर की टक्कर वाले इंसान होंगे, एंटिटीज होंगे, वो आपस में अक्सर लड़ाई नहीं करेंगे। मगर अगर एक पावरफुल होगा तो पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल यूएसए बन गया, हमें पता है, वो करेगा ना वॉर। पावर करप्ट, वो तो करेगा भाई, अपनी पावर हेजेमनी डोमिनेंस पूरी दुनिया को दिखाएगा। मगर हमने बैलेंस बना के रखना है, किसी को पावरफुल होने ही नहीं देना है ना। ये नहीं सोचना है कि नहीं नहीं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया चाइना शुरू में अच्छे दोस्त थे, चाइना खुद को ग्रो करता रहा, मगर हम सोच के बैठे थे नेहरू जी उस समय, ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर नेहरू फॉर वंडरफुल थिंग्स, बट इन दिस एस्पेक्ट 1962 वॉर विद चाइना ही ओवरलुक्ड सर्टेन थिंग्स, जिसमें से एक चीज ये थी, है ना, ही वॉज थिंकिंग दैट इट इज एक्सीडिंगली अनलाइकली चाइना विल अटैक इंडिया। ऐसा नहीं होता है। अगर एक कंट्री तुमसे ज्यादा पावरफुल है तो वो एक पोटेंशियल खतरा तुम्हारे लिए है, बात खत्म। ठीक है, यही चीज यहाँ लिखी है। व्हेन कंट्रीज लुक अराउंड देम दे सी दैट सम कंट्रीज आर बिगर एंड स्ट्रॉन्गर। बस उनका बिगर एंड स्ट्रॉन्गर होना ही ये बात है कि वो एक खतरा फ्यूचर में हो सकता है ना। और हो सकता है कि नेबरिंग कंट्री तुम्हें बताएगा नहीं कि वो प्रिपेयर कर रहा है अटैक करने के लिए, मगर बस द फैक्ट दैट वो कंट्री एक पावरफुल कंट्री है वही एक साइन है कि फ्यूचर में वो तुम्हारे ऊपर एग्रेसिव हो सकता है। तुम्हें उसका कुछ हिसाब किताब, उसको बैलेंस करने के लिए कुछ देखना पड़ेगा। पाकिस्तान इज अ वंडरफुल प्लेयर इन बैलेंस ऑफ पावर। पाकिस्तान को पता है कि भैया इंडिया से मैं कभी जीत नहीं पाऊंगा, इंडिया इज सो पावरफुल। पाकिस्तान के तो मतलब पाकिस्तान तो हमारे आसपास भी नहीं है। ये चीज वो एक्सेप्ट करते हैं पाकिस्तान वाले, इसीलिए चाइना को दोस्त बनाया ना, इंडिया को बैलेंस करने के लिए, इंडिया की पावर को बैलेंस करने के लिए, खुद की पावर इंक्रीज करने के लिए, है ना। अपेरेंटली इफेक्टिव पावर अपनी बढ़ा ली ना। दिस इज दिस। Then governments are therefore very sensitive to the balance of power between their country and the other countries. They do work hard to maintain a favorable balance of power with other countries, especially close by and those with whom they have differences. खासकर बैलेंस ऑफ पावर बोले उनके साथ की जाती है जो हमारे आसपास के कंट्रीज होते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ किया है ना चाइना को दोस्त बना के, या फिर उन कंट्रीज के खिलाफ जिससे हमारे डिफरेंसेस होते हैं, है ना। पता है यार कि वो मेरा दुश्मन है, चाहे दूर ही है, तो उसके खिलाफ मुझे अपनी बैलेंस को पावर करना पड़ेगा, इफेक्टिवली और ग्रो करना पड़ेगा, है ना। तो दिस इज वन थिंग। और अ गुड पार्ट ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ पावर इज टू बिल्ड अप वंस मिलिट्री पावर। सबसे पहली बात कर अपनी मिलिट्री पावर इंक्रीज करो, पहले खुद की पावर को उसके जितना करो, फिर अगर नहीं लगता है, फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या करेंगे हम? अलायंसेस बनाएंगे, अलायंस बिल्डिंग, है ना। मिलिट्री पावर अपनी इंक्रीज कर ली, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है ना, फिर प्रॉपरली अलायंसेस बनाने पड़ेंगे आपको, 2-3 कंट्रीज को मिलना पड़ेगा दूसरे की पावर को कम करने के लिए। फॉर एग्जांपल ब्रिक्स इज अ वंडरफुल एग्जांपल ऑफ दिस। ब्रिक्स वाज फॉर्म्ड, वन ऑफ द रीजंस वाज टू काउंटर यूएसएस डोमिनेंस, नो। तो दिस इज वन थिंग, ठीक है ना। अदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो वर फॉर्म्ड बेस्ड ऑन दिस ओनली। आसियान हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, है ना। मतलब कहीं ना कहीं तो हिडन मोटिव एक ही रहता ही है कोई भी अगर अलायंस बन रही है, ठीक है। नाउ सी दिस, alliance is a coalition of states that coordinate their actions to deter or defend against military attack. यार एक अकेला कंट्री नहीं दूसरे को डरा पा रहा है, डिटर कर पा रहा है, ना ही खुद को डिफेंड कर पा रहा है, तो यार मिल जाओ ना, किसने रोका है ना। हम क्या करते हैं यार, जब तुम्हारी किसी की लड़ाई होती है आपस में बाहर, तो क्या बोलते हो तुम? अभी रुक जा, बंदे बुला रहा हूँ मैं। बंदे बुलाते हो ना, तो क्या है, अलायंस बनाया हो तुमने पहले से पावर को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि तुम अकेले दूसरे को ना तो डिटर कर पा रहे हो ना डिफेंड कर पा रहे हो। बैलेंस ऑफ पावर और अलायंस बिल्डिंग एज अ कंपोनेंट को तुम यूज कर रहे हो, तो नेशन क्यों नहीं करेंगे? करना पड़ेगा, जो नहीं करेगा वो पागल है, बेवकूफ है। इट्स एज सिंपल एज इट इज, ठीक है। एंड देन जितनी भी अलायंसेस होती है ना, they are formed or formalized in written treaties and are based on fairly clear identification of who constitutes the threat. यार अब यहाँ तो तुमने हाथ मिलाया, बोल दिया कि तू मेरा आज से दोस्त है ना, अपन भाई हो गए, बात खत्म, लड़ाई हो गई तो फोन कर देंगे आज ही, ठीक है। नहीं भी आएगा तो क्या होगा, मार खा लोगे भाई। मगर जहां तक देश की बात है,
बोल दिया चाइना ने रशिया ने कि रशिया इंडिया का फ्रेंड है, बात खत्म, बोल दिया। मगर जब वॉर हुआ तो रशिया आया ही नहीं, फिर क्या करोगे? प्रॉब्लम, द कंप्लीट नेशन इज एट स्टेक। क्या पूरे देश को दाव पे लगा सकते? नहीं भैया, लिख के दो कि हम दोनों का कलेक्टिव खतरा है ये कंट्री, और जब वॉर होगा तो तुम आओगे, ये लिखित में चाहिए, लिखित में चाहिए। दिस इज बेसिकली द ऑल द अलायंसेस आर फॉर्मलाइज्ड थ्रू रिटन ट्रीटीज, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग भैया, ना उस टाइम पे ना आया, लोकल आदमी कोई होगा लड़ाई के टाइम पे तो क्या होगा, तुम पिट जाओगे, खत्म बात। मगर देश को दाव पे नहीं लगा सकते ना, वहां पे तो लिखित में चाहिए बेटा, यू विल कम, ठीक है। दैट हैपेंड व्हेन इंडिया साइंड that treaty of peace and friendship with USSR in 1971, and then we started the war with Pakistan, and then Russia prevented USA to enter the war, and that's how we won the war also, because it was a written treaty and USSR actually helped India during 1971 war, and that's how Bangladesh was also created. I hope that is something which you know. If you don't know, please watch my third video of this playlist, chapter 3 जो है, that is contemporary South Asia. Please watch that video, ठीक है, उसमें बांग्लादेश वाला पार्ट देखना, ठीक है। दैट्स इट। अच्छा, जब एक और चीज है यार कि अलायंसेस बदलती रहती हैं, ठीक है। एक बात याद रखो विच आई यूजुअली टेल स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ, ये स्कॉलर नहीं बोला यार, किसी ने क्या बोला है, दैट इन इंटरनेशनल रिलेशंस देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो permanent enemies, there are only permanent interest। बोले दुनिया में प्लीज ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस है ना, उसको अपनी ह्यूमन लाइफ में प्लीज इंप्लीमेंट मत करना है, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस इज एज अ स्पेस, वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज सो केओटिक, ठीक है, और वो इट इज सो रियलिस्ट एज अ स्पेस, यू हैव टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। You cannot make permanent friends, you cannot make permanent enemies, it is only about permanent interests, ठीक है। इसीलिए अलायंसेस बदलते रहते हैं, दोस्त बदलते रहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है ये तुम पढ़ लेना, मैं इसको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि ये लिखा क्या हुआ है, कहानी क्या है, सुन लो फटाफट से। See this, 1979 की बात है या 1970s में, व्हाट हैपेंड वाज, इस टाइम कोल्ड वॉर चल रहा था ना, ठीक है। कोल्ड वॉर के टाइम में, लेट्स से दिस इज यूएसएसआर एंड दिस इज यूएसए, व्हाट हैपेंड वाज यूएसएसआर इन्वेडेड अ कंट्री नोन एज अफगानिस्तान, ठीक है। Now USA also, reason why USSR invaded was because every country want to control this region which is known as West Asia, या जिसको मिडल ईस्ट भी बोलते हैं, विच आर गल्फ कंट्रीज, अरेबियन कंट्रीज, क्योंकि यहाँ पे ऑयल बहुत ज्यादा है। अभी भी तो वही कहानी है ना, वॉर के बाद ऑयल का प्राइस बढ़ा दिया ना, बढ़ेगा ही, क्योंकि वो एरिया कॉन्फ्लिक्चुअल हो गया। ईरान ने बोला कुछ तो प्रेशर डालना पड़ेगा इंटरनेशनल कम्युनिटी पे वॉर को रोकने के लिए। फाइन, दिस इज वन थिंग। यूएसएसआर इन्वेडेड वेस्ट एशिया, अफगानिस्तान को, टू कंट्रोल वेस्ट एशिया। नाउ यूएसए क्या करे यार, यूएसए इतनी दूर बैठा है यार, बीच में यूरोप है, बीच में अटलांटिक ओशन है, हाउ टू कंट्रोल दिस। यूएसएसआर की पावर को तो कम करना है, यूएसए यूएसएसआर की वॉर चल रही है, इस एरिया को कंट्रोल करके यूएसएसआर तो महान बन जाएगा। यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने अपने कुछ ट्रूप्स को यहाँ पे भेजा, और वहां पे अफगानिस्तान के कुछ लोगों को बोला कि यार जो यूएसएसआर तुम्हारे कंट्री में घुसा है ना, ये तुम्हारे कंट्री के और रिलीजन के ऊपर एक वॉर है, ठीक है। तो यूएसए ने उसको एक होली वॉर में कन्वर्ट करने का ट्राई किया, ताकि अफगानिस्तान के लोग वो चीज सुन ले यूएसए की, और यूएसएसआर के सोल्जर्स को वापस भगा दें। यूएसएसआर ने क्योंकि अपने सोल्जर्स को अफगानिस्तान में भेजा था, है ना। जो यूएसए ने लड़ने की स्ट्रेटेजी क्या बनाई, अफगानिस्तान के नॉर्मल आम जनता को समझाने की कोशिश करी कि तुम लड़ो उनसे। तो यूएसए ने अफगानिस्तान को बेसिकली वहां पे मुजाहिदीन क्रिएट कर दिए, है ना। अ लिटिल बिट ऑफ टेररिज्म वाज आल्सो स्टार्टेड ड्यू टू दिस ओनली। तो यूएसए ने अफगानिस्तान को अपना दोस्त बना लिया कि तुम यूएसएसआर से लड़ो। तो 1970s में यूएसए का फ्रेंड कौन बन गया, अफगानिस्तान, 1970s में, दैट्स फाइन।
और ये हुआ भी अल्टीमेटली 1989 में, इसीलिए इफ यू रिमेंबर गोर्बाचेव ने यूएसएसआर के ट्रूप्स को वापस बुला लिया था, है ना। गोर्बाचेव विथड्रू द ट्रूप्स ऑफ यूएसएसआर फ्रॉम सोवियत ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान, है ना। तो यूएसए अपने मकसद में पास हो गया अफगानिस्तान के साथ अलायंस बना के। मगर 2001 व्हेन 9/11 अटैक्स हैपेंड, व्हाट हैपेंड, उसी अफगानिस्तान ने यूएसए पे अटैक कर दिया। तो जो अलायंस बनी थी वो अलायंस टूट गई ना। अब फिर उसी यूएसए ने बोला कि हम अफगानिस्तान में से टेररिज्म को खत्म करेंगे। तो जिसने अफगानिस्तान को अपना दोस्त बनाया था, अब वही अफगानिस्तान यूएसए के लिए दुश्मन बन गया, एंड देन यूएसए आल्सो इन्वेडेड अफगानिस्तान, है ना। सो अलायंसेस चेंज व्हेन इंटरेस्ट्स चेंज, ठीक है। तो दिस इज वन थिंग, दिस इज a component, alliance building is a component of external notion of security जो ट्रेडिशनल में आता है, ठीक है। एंड अलायंसेस चेंज व्हेन इंटरेस्ट्स चेंज, जिसका एग्जांपल तुम्हारे सामने लिखा हुआ है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया, एक्सटर्नल नोशन की बात करी, सिक्योरिटी की डेफिनेशन समझी, ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल में डिवाइड किया। ट्रेडिशनल में जो रेफरेंट है, मतलब जिसको बचाना है, जिसको सिक्योर करना है, वो नेशन है। नेशन को खतरा एक्सटर्नली हो सकता है, इंटरनली हो सकता है। एक्सटर्नली किससे खतरा होगा, दूसरे कंट्री की मिलिट्री से, सो मिलिट्री थ्रेट। और इस मिलिट्री थ्रेट से डील करने के लिए 4 कंपोनेंट्स बताए गए। 4 कंपोनेंट्स कौन से हैं, पहला क्या था, डेटरेंस, कि सामने वाले को डरा के रखो, लड़ाई ही मत करे। दूसरा, फिर भी लड़ाई करे तो खुद को डिफेंड कर लो, डिफेंस। थर्ड, बैलेंस ऑफ पावर, पहले से ही पावर को बैलेंस करके रखो, सामने वाले को बहुत ज्यादा पावरफुल होने ही ना दो, है ना। और फिर भी लड़ाई हो जाए और तुम अकेले फंस जाओ तो तुम पहले ही अपने अलायंसेस बना के रखो, मतलब आजा भाई बंदे बुलाता हूँ अभी, रुक जा तुम, है ना। This is alliance building. This is something which we also apply in our daily life as well, no? Because it is a practical thing, pragmatic thing. Alliance building, balance of power. And as I have told you, alliances change as the interest changes. Remember, तुम्हारे भी पहले कुछ और दोस्त हुआ करते थे. As you grow, तुम्हारे interest बदले तो तुम्हारे दोस्त भी बदले. When you grow, well, you will grow more. Then again, your friends and enemies will change because your interests will change. ठीक है, although that should not happen in the real life because it is international politics, there it's fine because that space is so chaotic, ठीक है, because there is no international body that strong that can govern, है ना। सो अब अगर कोई ऊपर डंडा नहीं होगा तो लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, that's why international politics is so chaotic, ठीक है। एंड बैलेंस ऑफ पावर का एक एग्जाम्पल अगेन, बिकॉज यूएसए इज सो पावरफुल, उसके खिलाफ कोई बैलेंस नहीं है तो वो मनमानी कर रहा है ना। तो नेवर लेट any entity becomes so powerful कि वो अपनी मनमानी करने लगा। maintain that balance, है ना। make alliances to defend not just your country, even the world, ठीक है। first yourself, then your family, then the nation, and then whole world, ठीक है। ऐसे अपना दायरा बढ़ाते रहो और इतने पावरफुल होते रहो कि हम इतनी चीजों को बचा सकें। दिस इज समथिंग यू हैव टू लर्न फ्रॉम द सिक्योरिटी द चैप्टर एज वेल। चलो फाइन, ये हो गया हमारा एक्सटर्नल। देन लेट्स टॉक अबाउट इंटरनल सिक्योरिटी। अगर इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें, अगर देश के अंदर किससे खतरा हो सकता है, देश को बचाना, देश को ही है ना। रेफरेंट तो नेशन ही है, नेशन को बचाना है। खतरा देश के अंदर से है, घर के अंदर, घर से ही किसको खतरा हो सकता है। अगर कोई घर के तोड़ने की बात करेगा तो इंडिया को तोड़ने की बात कौन करेंगे। अगर कोई कम्युनिटीज आपस में लड़ रही हैं, अगर कोई स्टेट अलग होने की बात कर रहा है ना, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, या तो अंदर कोई सिविल वॉर चल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका का तुम्हें एग्जाम्पल पता है, एक सिविल वॉर बेस्ड ऑन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग ऑन देयर, है ना। मे बी इट एंडेड इन 2009 बट प्रॉब्लम इज स्टिल परस्यूइंग देयर। क्या सिविल वॉर है, 2 कम्युनिटीज के बीच में, कौन कौन सी, तमिल्स और सिन्हाला कम्युनिटी। तो वो देश को बाहर से तो कोई खतरा नहीं है, मगर देश के लोगों ने ही खुद को तोड़ दिया, देश को ग्रो नहीं करने दिया उस लेवल पे जहां वो जा सकता था। या फिर एक होता है सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स। बुक 2 में इंडियन पॉलिटिक्स में जैसे चैप्टर नंबर 7 रीजनल एस्पिरेशंस, इसमें हमने पढ़ा दैट पंजाब हैज एन एस्पिरेशन और सर्टेन सिख पॉपुलेशन वांट टू मेक
खालिस्तान, है ना, a group there in Punjab want to make a separate nation out of India, not a state, a nation out of India, that is Khalistan. There is sentiment in Kashmir to some extent as well, है ना, people there also, not everyone, certain section of society also want to separate Kashmir out and to make a different nation, है ना. In South India, Tamil Nadu and other Dravidian states, people want to make a separate nation. Northeastern states also certain there is sentiment that they want to separate out from India. ये क्या इंटरनल वॉर है, देश को खुद, देश के अंदर के लोगों से लड़ना पड़ रहा है ना, खुद को बचाने के लिए. दिस इज इंटरनल वॉर, दैट्स इट. ठीक है. अच्छा, अब ऐसा अगर कोई वॉर होगा तो इसके सिचुएशन में नेशन के पास दो ही चीजें होंगी करने के लिए, या तो उस मूवमेंट को सप्रेस कर देगा. अगर किसी ने बोला खालिस्तान बनाना है तो उस, अगर वो मूवमेंट ऊपर जा रही है उसको सप्रेस कर दिया जैसे भी करके, है ना. या फिर उनकी डिमांड से एडजस्ट कर लेगा. एडजस्ट मतलब कि नेशन मान लेगा, ठीक है यार तुम्हें दे देते हैं, आप खालिस्तान बना देते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कश्मीर wanted to separate out from India initially and they were hostile to that signed the instrument of accession, but we did. हमने उनको कैसे मोल्ड किया, आर्टिकल 370 देके. बच्चे बोलेंगे कि भैया मेरे को तो घर से बाहर जाना है, क्योंकि बच्चे इमेच्योर हैं, बच्चों को लगता रहेगा कि मेरी घर पे कोई नहीं सुन रहा है. उनको पकड़ के कैसे रखना है, उनको टॉफीज देनी पड़ेंगी. इट्स वेरी नेचुरल फॉर द किड्स, है ना, बिकॉज दे आर इमेच्योर एंड दे डोंट नो व्हाट इज राइट थिंग टू डू. तो हमने वही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस है, बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एटलीस्ट इज मैच्योर ना, तो उन्होंने कुछ ऐसे प्रोविजंस रखे आर्टिकल 370 कि भैया देश के साथ जुड़ के रहो, ठीक है. बाद में यू विल रियलाइज, उस समय के लिए आर्टिकल 370 दे दिया, कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दे दी कि तुम्हें लगे कि हाँ यार देश हमारे बारे में सोच रहा है, ठीक है. तो दिस इज वन थिंग. तो मूवमेंट को यहाँ सप्रेस कर दिया जाएगा या उनकी बातों पे एडजस्ट कर लिया जाएगा, उनकी बातें मान ली जाएंगी. दिस इज हाउ इंटरनल वॉरफेयर, सिविल वॉर और सेपरेटिस्ट मूवमेंट कैन बी डेल्ट विद. ये दो तरीके हैं, ये ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, ठीक है. सो इंटरनल वाले पार्ट को भी दिस इज हाउ यू कैन गिव इट अ रीड ऑल्सो, ठीक है. इसमें एक चीज ये है कि यार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ना इंटरनल सिक्योरिटी पे ज्यादा ध्यान दिया नहीं गया. कारण ये था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर चल रहा था. द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड टू ब्लॉक्स, वन लेड बाय यूएसए द वेस्टर्न ब्लॉक, वन लेड बाय यूएसएसआर द ईस्टर्न ब्लॉक, सोशलिस्ट ब्लॉक. तो लोगों, और पूरी दुनिया आधी यूएसए के साथ थी, आधी यूएसएसआर के साथ थी. तो सबको लगता था कि असली दुश्मन हमारे, या तो हमारा ये ग्रुप है और हमारा ये ग्रुप है दुश्मन. एक्सटर्नल थ्रेट पे ज्यादा ध्यान दिया गया. बट पते की बात यह है कि एक्चुअली 1946 to 91 when the world cold war was going on, 95% ऑफ जितने कॉन्फ्लिक्ट्स पूरी दुनिया में हुए वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे. कितने वॉर्स हुए हैं यार, मुझे एक बात बताओ. अभी ठीक है यूएस इजराइल वॉर, यूएस ईरान वॉर चल रहा है, कितने लोग मरते हैं उससे, हजारों में मर जाएंगे. मगर इतने तो एक दिन में एक कंट्री के अंदर सिविल वॉर के थ्रू मर जाते हैं लोग. उस पर कोई ध्यान नहीं देता है ना, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू फोकस ऑन द बिगर पिक्चर, है ना, ताकि अपनी कमजोरियां छुपा ली जाएं. यही देश करते हैं, ठीक है. सी दिस. और इसी टाइम में 12 गुना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए. और जो मैंने अभी बताया, अगर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें दो ही चॉइसेस होती हैं, इधर यू कैन सप्रेस और यू कैन एडजस्ट टू द डिमांड्स, है ना, जो भी इंटरनली डिमांड कर रहे होंगे. बात खत्म, ठीक है. एक और बात एक्स्ट्रा इसमें लिखी हुई है जो तुम्हें समझ आने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, दैट इज कि जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं और इंटरनल वॉर है, इंटरनल सिक्योरिटी है, वो ज्यादातर न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ एशिया और अफ्रीका में ही होते हैं. कारण, इट्स एक्चुअली ट्रू यार. तुमने कभी यूरोप में देखा है कोई सिविल वॉर लाइक सिचुएशन हुआ हो? उसका कारण है क्योंकि जो यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज हैं, दे आर बेस्ड ऑन अ कॉमन सिमिलर culture. For example, England is for English people, Germany is for German speaking population, है ना, Spain Portuguese, Spanish and Portugal for Portuguese, Netherlands for Dutch. So common language is there, no? तो आपस में लड़ेगा कौन when there is similar culture? But in India is there similar culture? No. हमारे नेशंस कॉमन कल्चर के बेसिस पे बने ही नहीं है. वी आर ए डाइवर्स नेशन, और डाइवर्सिटी का मतलब है जॉइंट फैमिली, जहाँ लड़ाइयाँ इज वेरी नेचुरल, ठीक है. इसीलिए इंटरनल वॉरफेयर ज्यादा एशिया और अफ्रीका के कंट्रीज में होता है. और उसका भी कारण है, वाई वी आर नॉट नेचुरल कल्चरल नेशंस, क्योंकि हमारे ऊपर उस समय रूल ही वेस्टर्न कंट्रीज कर रहे थे. वो तो समझदार होकर उन्होंने अपने कल्चरल नेशंस बना लिए, हमें नहीं बनाया.
है ना, हमें तो सोचने का ही मौका नहीं दिया, दे वर कॉलोनाइजिंग अस, ठीक है ना, बट दैट्स फाइन, नाउ वी हैव अ सिचुएशन, वी हैव टू डील विद इट, वी हैव गॉट अ वंडरफुल कॉन्स्टिट्यूशन, लेट्स रिस्पेक्ट दैट एंड फॉलो दैट, कॉन्फ्लिक्ट्स विल बी डेल्ट इजीली, ठीक है, मगर उसके लिए थोड़ी बुद्धि लगेगी, बुद्धि कैसे आती है, पढ़ के समझ के, देयर लाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एज वेल, ठीक है, तो खुद पे फोकस करो, चीजें अपने आप सुलझ जाएंगी, बजाय कि दूसरों को कोसते रहो कि हाँ जी ब्रिटेन ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, दैट्स फाइन, वी हैव अ सिचुएशन नाउ, दैट्स इट, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे पहुंच गए, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में एक्सटर्नल इंटरनल दोनों फेजेस हम पढ़ चुके हैं, और उसमें कंपोनेंट्स भी पढ़ लिए, डिफरेंस, डिफेंस, बैलेंस ऑफ पावर, अलायंस बिल्डिंग, इंटरनल वाला भी पढ़ लिया, ठीक है। अब यार एक और क्वेश्चन आता है, वो बोलता है कि यार इससे डील कैसे किया जाए कि कॉपरेट ही कर लड़ाई हो ही ना, ना कोई इंटरनल वॉरफेयर हो ना एक्सटर्नल हो, और एक्सटर्नल तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए क्योंकि दूसरा कंट्री हमारे ऊपर लड़ाई कर रहा है ना, कैसे कर सकते हैं हम कॉपरेट इन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, तो सुनो ध्यान से, तीन तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है डिसआर्मामेंट। आर्मामेंट का मतलब होता है हथियार बनाना, डिसआर्मामेंट का मतलब है कि हथियार सब खत्म कर दो। यार अगर हथियार ही नहीं रहेंगे तो कंट्रीज क्या मुक्के मार के लड़ेंगे, क्या नहीं लड़ पाएंगे, लड़ाई नहीं होगी, ठीक है। सो डिसआर्मामेंट का मतलब देख लो, इट रिक्वायर्स ऑल स्टेट्स टू गिव अप सर्टेन काइंड्स ऑफ वेपन्स। मैं फिर बता रहा हूँ, एमसीक्यू में ना एज इट इज लाइन ये इतनी बार आई हुई है, अभी तुम्हें आगे दिखाऊंगा भी कहाँ आई है, कैसे आई है। डिसआर्मामेंट का मतलब है दैट टू गिव अप सर्टेन काइंड्स ऑफ वेपन्स, पूरे खत्म कर देने हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके देखो ट्रीटीज कौन सी है, ध्यान से सुनना, अगेन ये सारे ईयर्स याद होने चाहिए, एमसीक्यू में मैच द फॉलोइंग में बहुत बार आया। 1972 में बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन बीडब्ल्यूसी, 1992 20 साल बाद सीडब्ल्यूसी केमिकल्स वेपन कन्वेंशन। अब ये दो सर तो मुश्किल है, लर्न कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो दो ईयर्स याद रखने हैं, 1972 और 1992, मगर पहले बीडब्ल्यूसी है या सीडब्ल्यूसी है कैसे याद रखोगे यार, पहले बी आता है कि सी आता है, पहले बी आता है ना, तो 72 में बीडब्ल्यूसी और 92 में सीडब्ल्यूसी, पहले बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन फिर केमिकल वेपन कन्वेंशन, बात खत्म, ठीक है। और इतने लोगों ने वो एक्सीड उसमें, मतलब सिग्नेटरीज हैं इतने सारे लोग, बट प्रॉब्लम ये है बायोलॉजिकल वेपन्स खत्म करने के लिए सब राजी हैं, केमिकल वेपन्स खत्म करने के लिए सब राजी हैं, प्रॉब्लम कहां आती है, मेजरली न्यू सुपर पावर्स डिड नॉट वांट टू गिव अप द थर्ड काइंड ऑफ वेपन्स विच आर न्यूक्लियर वेपन्स। इतने मुश्किल से बनाए, खत्म कर देंगे, कौन करेगा, कोई भी नहीं करेगा, स्पेशली यूएस और सोवियत यूनियन, दे आर नॉट रेडी टू गिव अप द न्यूक्लियर वेपन्स। प्रॉब्लम तो सॉल्व भी नहीं हुई डिसआर्मामेंट से, तो एक और तरीका निकालते हैं, जो सेकंड तरीका है वो है आर्म्स कंट्रोल। बोले पूरे खत्म मत करो, थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं, और मत बढ़ाओ, है ना, कुछ अपनी थ्योरीज बना लो, यार ऐसे बेमतलब नहीं यूज करेंगे, कुछ तो करो। व्हाट इज आर्म्स कंट्रोल, रेगुलेशन ऑफ द एक्विजिशन और डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स। यार और एक्वायर नहीं करेंगे और डेवलप नहीं करेंगे, ये सारी चीज को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, इस पे कानून बनाना, दैट इज आर्म्स कंट्रोल, ठीक है। अब इसके लिए क्या ट्रीटीज हुई हैं, एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी 1972 एबीएम, एक सॉल्ट टू, एक स्टार्ट, सॉल्ट इज स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, स्टार्ट इज स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, बात खत्म, ठीक है। ये है आर्म्स कंट्रोल की ट्रीटीज। अच्छा अब एक सेकंड देख लो फटाफट से, एक और ट्रीटी है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, न्यूक्लियर वेपन्स के लिए जो बनाई है 1968 में, और ये यूएसए और सोवियत यूनियन ने साइन करी है, इंडिया ने साइन नहीं करी, उसका भी कारण है, अभी बता देता हूँ, ठीक है। पहले तो इसको कंसोलिडेट करो फटाफट से। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में कोऑपरेट करने के मैंने अभी तक दो तरीके बताए। पहला तरीका क्या था, डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट का मतलब है हथियारों को खत्म कर देना कुछ तरीके के, जिसकी दो ट्रीटीज, एक तो बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन और एक केमिकल वेपन्स कन्वेंशन 1972 एंड 1992। फिर एक और तरीका दूसरा जो बताया वो है आर्म्स कंट्रोल। आर्म्स कंट्रोल की ट्रीटीज, सबसे पहली एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एबीएम ट्रीटी 1972,
उसके अलावा सॉल्ट एंड स्टार्ट, सोल्ट टू स्टार्ट, ठीक है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी एंड स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। और एक और ट्रीटी है जो एक्चुअली जिसकी वजह से आर्म्स कंट्रोल एज अ मेथड ऑफ कॉपरेशन अंडर ट्रेडिशनल सिक्योरिटी केम, न्यूक्लियर वेपन्स के कारण। तो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए ट्रीटी बनाई गई, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी, जो 1968 में आ गई थी, ठीक है। दैट्स इट, ये है आर्म्स कंट्रोल की ट्रीटीज। अब कुछ कंट्रीज भाई ये आर्म्स कंट्रोल की भी साइन करने के लिए मना कर रहे हैं, तो फिर एक और तरीका बताया जो लास्ट तरीका है कोऑपरेट करने का, दैट इज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। बोले यार एक तरीका है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। अब यार दो लोग हैं, दो लोगों में आपस में कॉन्फिडेंस सिर्फ तभी बन सकता है जब वो आपस में अपने सीक्रेट्स को शेयर करेंगे, है ना, अपनी कोई ऐसी बात दूसरे को बताएंगे जो बहुत जरूरी हो। सामने वाले को लगेगा हाँ यार अगर ये इतनी बात बता रहा है तो ये मेरा दोस्त ही है ना। दिस इज नोन एज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। फॉर एग्जाम्पल इंडिया चाइना के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुए पीछे अभी, उसका मतलब होता है कि यार इंडिया चाइना को बताएगा कि देखो भाई मेरे यहाँ बॉर्डर्स पे लोग खड़े हैं, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स अटैक करने का मेरा कोई मकसद नहीं है क्योंकि हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे पास वेपन्स हैं, देखो ये हम एक्सरसाइजेस करते हैं, ये हमारे पास एयरप्लेन्स हैं और ये हमारी स्ट्रेटजी है प्रॉपर। सामने वाले को लगेगा यार इतनी सारी डिटेल्स अपनी बता रहा है तो लड़ाई तो नहीं करेगा ना। मतलब इसका मेन मकसद ये है कि कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कोई लड़ाई ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यार कल को एक रफाल बिल्कुल चाइनीज बॉर्डर पे हम इंडिया में उड़ा रहे हैं तो चाइना को लगे इनका अटैक करने का प्लान है और वो अटैक पहले से शुरू करते चाइना वाले, नहीं, पहले बता के रखेंगे भैया आज एक्सरसाइज चल रही है, हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, बता रहे हैं हम कॉन्फिडेंस बनाने के लिए। दिस इज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, दैट्स इट, ठीक है। सो दे ऑल्सो टेल ईच अदर अबाउट काइंड ऑफ फोर्सेज दे पोजेस, है ना, शेयर इन्फॉर्मेशन ऑन वेयर दोज फोर्सेज आर डिप्लॉयड, कहाँ पे फोर्सेज डिप्लॉयड हैं, है ना, फोर्सेस के बारे में कुछ बताना, ये सारी चीजें करना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बोलते हैं। ये तीन तरीके हैं, ठीक है, और ये तीन तरीके की डिटेल्स आगे तुम्हारे सामने लिखी हुई हैं जो तुमने याद करनी है, जिसको कंसोलिडेट करके मैंने लिखवाया है, ट्रीटीज, बीडब्ल्यूसी, सीडब्ल्यूसी, एबीएम, सॉल्ट टू स्टार्ट, एनपीटी, लास्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 2 नंबर में आएगा, 4 नंबर में आएगा, एमसीक्यू में मैच द फॉलोइंग में भी आएगा, ठीक है। तुम्हें लगेगा किया नहीं है मगर तुमने किया है, ठीक है। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो फिर यहाँ से गलती तो होने वाली नहीं है। सिक्योरिटी में 6 नंबर का चैप्टर आना है, 6 के 6 नंबर पूरे, ठीक है। अब ये देखो क्योंकि एनसीईआरटी में मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है तो इसीलिए ये बार बार रिपीट होता है किसमें, बोर्ड एग्जाम में, और है बहुत आसान। अब ये तुम्हें आंसर ही लिखे हुए मैंने सामने तुम्हारे लिए। डिसआर्मामेंट का मतलब क्या है, गिविंग अप सर्टेन टाइप्स ऑफ वेपन्स, गिव अप कर देना, खत्म कर देना, डिसआर्मामेंट, हथियारों को डिस करना, खत्म करना। आर्म्स कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब क्या है, रेगुलेट करना है ना, पूरी तरह से खत्म नहीं करना है। गिव अप, डिसआर्मामेंट, रेगुलेट, आर्म्स कंट्रोल। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्या है, एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। और अलायंस क्या है, कोलिशन ऑफ नेशंस, इकट्ठा होना नेशंस का, अलायंस बनाना, बात करना, ठीक है। दैट्स इट, ये हो गया था ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। अब आ जाओ नॉन ट्रेडिशनल। अब ध्यान से सुनो, फिर से पीछे चलो एक बार। ये जो चार्ट मैं तुम्हें बनवा रहा हूं पूरा चैप्टर इस चार्ट के थ्रू हम करेंगे। ट्रेडिशनल में मैं बार बार रिपीट करके बता रहा हूं कि रेफरेंट कौन है। रेफरेंट होता है कि जिसको बचाना है। सिक्योरिटी क्या है, फ्रीडम फ्रॉम एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट। एंड इन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी विच एंटिटी नीड्स दैट सिक्योरिटी, नेशन। नेशन को कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं होना चाहिए, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो। नॉन ट्रेडिशनल वाले बोलते हैं कि यार तुम देश को बचाने की बात कर रहे हो, तुम वाई नॉट यू डायरेक्टली सेव ह्यूमंस। तो नॉन ट्रेडिशनल का मतलब ये होता है कि कुछ हटके सोचो यार, जो ट्रेडिशनली सोच रहे हो वो नहीं, अनकन्वेंशनल तरीके से सोचो। आमतौर पर ट्रेडिशनली जो सोचा जाता है वो नहीं, वो हमेशा ठीक नहीं होता है, कुछ हटके सोचो यार। दैट इज दे से दैट लेट्स प्रोटेक्ट ह्यूमंस डायरेक्टली। ये कहते हैं कि यार तुम देश को बचा रहे हो,
मगर देश पे कितने वॉर हो रहे हैं यार, इंडिया पाकिस्तान के 70-80 सालों में 4 वॉर हुए सिर्फ, उसमें भी कितने लोग मारे गए, हजारों लोग मरे होंगे, ठीक है। नॉन ट्रेडिशनल वाले बोलते हैं बेटा तुम्हारे दिन में रोज रोड एक्सीडेंट से लाखों लोग मर जाते हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एक एपिडेमिक आता है, करोड़ों लोग मर जाते हैं, इसराइल यूएसए के वॉर से मरे क्या उतने लोग? ईरान एंड यूएसए वॉर से नहीं। तो दे आर सेइंग लेट्स प्रोटेक्ट ह्यूमंस, नो व्हाई आर यू मेकिंग नेशन एज अ ग्रेट एंटिटी? डायरेक्टली ह्यूमंस को बचाओ ना, और नेशंस को बचाने के चक्कर में तो तुम और ह्यूमंस को मार रहे हो वॉर करके। That's what USA did, no? Attacked 160 girls in the school. All were all dead. Protection of nations, killing people. नॉन ट्रेडिशनल वाले बोल रहे हैं ये कहाँ का लॉजिक हुआ यार, ठीक है। सो नॉन ट्रेडिशनल में ह्यूमंस को बचाने की बात है। अब देखो क्या है थ्योरी, सी दिस। तो दे आर गोइंग बियॉन्ड मिलिट्री थ्रेट्स, कीवर्ड पे फोकस करो। थ्योरी लर्न ऐसी होती है, बियॉन्ड मिलिट्री थ्रेट्स। बोले मिलिट्री थ्रेट के बाद की भी कोई बात सोचो यार, वहीं पे रुक के बैठ गए हो। एंड दे चेंज द रेफरेंट, रेफरेंट को ही बदल दिया। रेफरेंट मतलब सिक्योरिटी फॉर हु, किसकी सिक्योरिटी? बोले ट्रेडिशनल में तो स्टेट को बचा रहे थे ना, यहाँ पे किसको बचाओ? इंडिविजुअल्स को, कम्युनिटीज को, ह्यूमन काइंड। बोले पूरी कायनात को बचाओ, सारे लोगों को बचाओ, इंसानियत को बचाओ, ठीक है। और नॉन ट्रेडिशनल को इसीलिए यहाँ ह्यूमन सिक्योरिटी बोलते हैं या ग्लोबल सिक्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो आगे जरा ह्यूमन सिक्योरिटी का जहां तक कंसेप्ट है, सुनो जरा इसको। So human security is about the protection of people more than the protection of states। बोले स्टेट से ज्यादा ह्यूमंस को बचाना जरूरी है। अच्छा सीधा इस पे यहाँ पे आ जाओ। इसके 3 पर्सपेक्टिव्स हैं, एक नैरो व्यू है, एक ब्रॉड व्यू है और एक ब्रॉडेस्ट व्यू है, ठीक है। ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग लेवल पे डिपेंड करता है कि तुम किस स्तर पे हो, ठीक है। बट थ्योरी वाइज ये 3 स्तर बताए गए हैं तुम्हें कि ह्यूमंस को बचाने के, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमंस के 3 व्यूज हैं। सबसे पहला है कि ह्यूमंस को प्रोटेक्शन ऑफ कम्युनिटीज फ्रॉम इंटरनल वायलेंस। मतलब वायलेंस हो यार अगर एक कंट्री में, है ना, तो लोगों को उससे बचाना तो जरूरी है। मतलब किसी आदमी को कोई वायलेंस से ना मार दे, है ना, मर्डर करके या फिर कुछ चोरी डकैती से परेशान, ये वायलेंट तरीकों से लोगों को बचाना, दिस इज नैरो व्यू, ठीक है। बचाना तो है, एक चीज तो ये है ही है। फिर इसके ऊपर आता है ब्रॉड व्यू। थोड़ा सा अगर हम और अपना दिमाग का दायरा खोलें तो समझ आएगा कि यार लोग कत्ल लोगों के कम होते हैं, मगर लोग भुखमरी से, बीमारियों से, नेचुरल डिजास्टर से ज्यादा मर जाते हैं, है ना। कोई हॉस्पिटल में जाके देखो, देन यू विल रियलाइज यार इतने तो कत्ल नहीं हो रहे जितने लोग बीमारियों से परेशान हैं, हंगर से, भुखमरी से परेशान है, नेचुरल डिजास्टर्स से परेशान है। और इससे भी अपना अगर थोड़ा दायरा खोलोगे, द ब्रॉडेस्ट व्यू सेज कि ये हंगर, डिसीजेस, नेचुरल डिजास्टर्स हो क्यों रहे हैं, बीमारियां क्यों लगती हैं? क्योंकि हम अपनी वांट्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे ना। अब खाना बर्गर मोमो है और फिर जब बीमारी हो जाएगी तो फिर परेशान हो जाओगे, ठीक है। हंगर क्यों हो रहा है? क्योंकि पावर्टी है। पावर्टी क्यों है? वन ऑफ द रीजंस इज यू मे बी लेजी, अवेयरनेस नहीं है। तो फ्रीडम फ्रॉम वांट और फियर, यहाँ कुछ बड़ा करने का स्टेप नहीं ले पा रहे हो, फियर, वांट। नेचुरल डिजास्टर क्यों है भाई? फिर वांट पे काबू नहीं है ना। और की होड़ में दुनिया को तबाह कर दिया, और फिर वही तबाही से जब एक और कोई डिजास्टर आ जाता है ना, और फिर हम परेशान हो जाते हैं। गलती फिर किसकी थी? हमारी। तो ब्रॉडेस्ट व्यू बोलता है कि इंसान को उसकी इच्छाओं से और उसके डर से प्रोटेक्ट करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये सबसे खुले दायरे के लोग ह्यूमन सिक्योरिटी से ये समझते हैं, दैट्स इट, ठीक है। हमने तीनों पर्सपेक्टिव समझने हैं क्योंकि अभी तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, दैट्स इट, ठीक है। तो ह्यूमन सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आएगा, सो यू विल राइट दिस, ठीक है, ऑल दीज 3 व्यूज। अच्छा ये तीनों व्यूज पे भी ना एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आया हुआ एक बारी, सो मतलब स्टेटमेंट दी होगी दैट व्हाट इज द नैरो व्यू फ्रॉम द फॉलोइंग statements of the human security, so you have to identify what is that। तुम्हारे सामने keywords को मैंने बोल्ड करके लिखा हुआ है तीनों व्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू को, दैट्स इट। फिर एक ग्लोबल सिक्योरिटी पे तुम्हें दिख रहा है। अब एक और फैक्ट सुन लो, ये ग्लोबल सिक्योरिटी जो तुम्हारे सामने है ना,
इस बार के सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2025-26 एग्जाम इस सेशन का जो होना है, तो जो सीबीएसई हर साल सैंपल क्वेश्चन पेपर एक निकालता है, ग्लोबल सिक्योरिटी से एक एमसीक्यू डाला, इतना खतरनाक जो किसी बच्चे को नहीं पता था। ठीक है, बट अपने बच्चों को मैंने उसी जो फाइनल प्री बोर्ड्स बनाए थे वही सेम क्वेश्चन डाला ताकि उनको याद रहे परमानेंट। अगर वो अभी गलती करेंगे भी तो भी कोई बात नहीं। क्वेश्चन देखो क्या था, द आइडिया ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी इमर्ज्ड इन फॉलोइंग लिखा था, 4 ऑप्शंस थे, 1970s, 80s, 90s, 2000s। क्या करोगे? क्वेश्चन कैन बी मेड डिफिकल्ट जब आप फैक्चुअल चीज डाल दोगे तो, और फैक्चुअल फैक्ट तो 100 है, 1000 है, लाखों है, करोड़ों है, क्या कर लोगे? सब तो नहीं याद कर सकते। मगर तुम्हें पता है कि एनसीईआरटी के बाहर नहीं पूछता है सीबीएसई, तो इसीलिए जहां भी कोई फैक्ट आता है वहां पे मैंने बोल्ड करा हुआ है स्टेटमेंट को कि नंबर कटने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। 1990s में साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा है, और मेरे नोट्स क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है तो मैंने वहां पे भी हेडिंग बना के टॉपिक्स पॉइंट्स बना के तुम्हें दिखाया हुआ है। यही स्टेटमेंट थी, यही आंसर है। 90s में ग्लोबल सिक्योरिटी का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब ग्लोबल सिक्योरिटी पूरी दुनिया को बचाना है। पूरी दुनिया को कैसे बचाएंगे? जब सारे इकट्ठे मिलके काम करेंगे, क्योंकि आजकल की प्रॉब्लम्स ही अलग है। ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म, हेल्थ एपिडेमिक्स, है ना, लाइक एड्स एंड बर्ड फ्लू, इनसे कोई एक कंट्री अकेला लड़ सकता है क्या? कोविड-19 आया, क्या इंडिया खुद से लड़ सकता है? ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना, इंडिया लेट्स से विल स्टॉप ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, अदर कंट्रीज आर नॉट स्टॉपिंग, हो जाएगा उससे कुछ फायदा? नॉट पॉसिबल। इंटरनेशनल टेररिज्म, कहना सिंगल कंट्री प्रिवेंट इंटरनेशनल टेररिज्म, जो जिसकी रूट्स इतनी ज्यादा गहरी हो चुकी हैं? नो। दैट्स हाउ ग्लोबल सिक्योरिटी का कंसेप्ट गॉट इम्पोर्टेंट इन 1990s, बिकॉज द करंट प्रॉब्लम्स आर something that requires global cooperation, which is one thing. इसीलिए अब हमने क्या देखा, फटाफट से वो टेबल में और ऐड ऑन कर लेते हैं चीजों को, है ना। तो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी रेफरेंट बना दिया ह्यूमंस को, और ये 2 चीजों पे फोकस करते हैं। बोले या तो ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करो, ह्यूमंस को बचाओ, जिसमें हमने 3 व्यूज भी देख लिए, नैरो, ब्रॉड एंड ब्रॉडेस्ट। इसके अलावा हमने ग्लोबल सिक्योरिटी की बात करी। ग्लोबल सिक्योरिटी बेसिकली एज अ कंसेप्ट गॉट रेलेवेंस इन 1990s। अब क्योंकि सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इसका मतलब सीबीएसई तुम्हें बता रहा है, वो हिंट दे रहा है कि यार यहाँ से मैं ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगा, है ना। वो पहले ही बता रहा है कि ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और ये ईयर्स, ये तुम्हें पता होने चाहिए क्योंकि यही आएगा पेपर में। उसने पहले ही बता दिया सैंपल क्वेश्चन में, सैंपल दिया ना पहले, ठीक है, ट्रेलर दिखा दिया, अब पिक्चर के लिए तुमने रेडी हो जाना, सीधी सी बात है। ठीक है, ये 90s में कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। व्हाई? बिकॉज 90s में पीपल गॉट टू रियलाइज दैट द करंट प्रॉब्लम्स आर सच विच रिक्वायर्स ग्लोबल कॉपरेशन, है ना, टू डील विद, दैट्स इट। अब ये दोनों ही नॉन ट्रेडिशनल में ये बोलते हैं कि आजकल के जो थ्रेट्स है ना वो कुछ नए तरीके के हैं। सो न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स, हर साल एक क्वेश्चन इस पार्ट से आना ही आना है। सो एक बार अब देख लो अच्छे से, न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट। अब क्या करेंगे इसकी डिटेल में, आई विल नॉट गो, ठीक है, बिकॉज दिस वीडियो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। You can get the notes from the WhatsApp community, the link of which is there, given in the description, don't worry, and all the resources are free, but you have to read these things. I'll explain it very quickly. 5 न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट है। बोले आजकल के खतरे अलग है, वो कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं है, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई कोई बड़ा खतरा नहीं है। टेररिज्म इज अ मेजर इशू, ह्यूमन राइट्स इज अ मेजर इशू, ग्लोबल पॉवर्टी इज एन इशू। बोले माइग्रेशन से लोग मर रहे हैं यार, डंकी लगवा के जाते हैं, मैक्सिको के जंगलों से होके जा रहे हैं ना, दिस इज अ मेजर इशू। एंड देन हेल्थ एपिडेमिक्स इज अ मेजर इशू। आने वाले समय में अलग अलग तरह की आपदाएं, महामारियां आ रही हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रिसर्चेस व्हिच हैव बीन गोइंग ऑन, है ना, ऑन सेवरल ऑड थिंग्स, फाइन, सो इट्स वेरी नेचुरल। उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और ये जितना भी पार्ट है ना, इसको एक एक वर्ड जो मैंने कीवर्ड्स दिए हैं वो डिटेल में पढ़ना है।
ये थोड़ा सा ऐसा पार्ट है जिससे एक आधा एमसीक्यू ऐसा आता है फ्रॉम डेटा और फ्रॉम एनी स्टेटमेंट जो बच्चे गलत कर जाते हैं, क्योंकि इसको बहुत कैजुअली ले लेते हैं कि यार टेररिज्म पे क्वेश्चन आएगा ना, 2 नंबर का टेररिज्म पे कुछ भी लिख देंगे, अरे वो एमसीक्यू डालेगा भाई कोई। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट हेल्थ एपिडेमिक्स। तो लेट्स से स्टेटमेंट दिया हुआ है दैट बाय 2003 an estimated 4 crore people were infected with HIV AIDS worldwide। ठीक है, अभी डेटा आ जाएगा तो तुम्हें पता है ये एजर्शन राइट है या रॉन्ग है, नहीं पता है ना, जब तक पढ़ी नहीं होगी। मगर तुम्हें तो पता है हेल्थ एपिडेमिक्स पे आएगा तो कोविड 19 के बारे में कुछ भी लिख देंगे, दैट्स फाइन, थ्योरी क्वेश्चन यू विल डील विद, बट एमसीक्यू कैसे डील करोगे, केस स्टडी कैसे डील करोगे, नहीं कर पाओगे ना उसके लिए। एंड दिस इज फॉर दोज हु वांट टू गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, 95 taking 95 is just listen to me whatever I'm speaking and just read the notes, you will get full marks, बात खत्म, 95 marks। the rest of the 5 marks है ना, you will get if you will follow whatever I'm saying, if you will go into these details। और एक स्टेटमेंट आया हुआ है यार, फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट आएगा that health epidemics is an issue in countries like countries of Africa, that's true। ठीक है, और एंड इट इज नॉट एन इशू इन द नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, है ना, स्पेशली यूएसए, ऑब्वियसली ट्रू बिकॉज देयर टेक्नोलॉजी। ठीक है, बट वो डेटा के साथ तुम्हें पता कैसे लगा, बिकॉज इट्स रिटन देयर, नो, व्हेन यू विल रीड इट यू विल गेट टू नो। ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जिस पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम, आई हैव गिवन इट एज एन इंपॉर्टेंट, तुम्हें सामने दिख रहा है, तुम्हें देख के ही समझ आ जाएगा ये क्यों मैंने क्वेश्चन दिया है। ऑल्दो पहले के कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से रहा नहीं है, मगर इस साल ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल टेररिज्म के रीजंस क्या है। अब यार पिछले कुछ समय में, और वैसे भी इंडिया पे भी, क्योंकि अभी वो जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ, तो उसकी वजह से ये क्वेश्चन इंडिया के सीबीएसई बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, जिसके 4 कारण हम बताते हैं। 1 रीजन इज इस्लामिक फंडामेंटलिज्म। कोई भी धर्म जब फंडामेंटल्स को लेके बहुत रिजिड हो जाता है ना, देन वी स्टार्ट प्रोटेक्टिंग दैट। ठीक है, I don't know how people protect God, although we have listened it the other way around that God is there who protect us। When it happened that people started to protect God, I don't know। ठीक है, but this happens। अब Islamic fundamentalism is one thing because terrorism sometimes we see that it has its roots in countries like West Asia, although terrorism does not have any religion। ठीक है, but since in the whole world it has its roots in the West Asia or Gulf countries, Arabian countries, that's why we usually say that one of the reasons of this is Islamic fundamentalism, otherwise there's no religion of terrorism। Second is USA's hegemony। So, sir, how USA's hegemony is a reason for global terrorism? Yes। कैसे यार, घर पे लेट से एक कॉलोनी है या एक मतलब एक गली है जिसमें तुम्हारे 10-15 लोगों के घर हैं, और तुम्हारे नेबरहुड में यार एक बंदा अपनी हेजेमनी क्या होता है, डोमिनेंस, वो डोमिनेंस करता है बहुत, तो दूसरे क्या करेंगे यार, और उसको हराना भी इतना आसान नहीं है, तो क्या करेंगे दूसरे घर वाले, क्या करेंगे, फिर वो थोड़ा वॉयलेंस पे आ जाएंगे कि यार बेटा इसको तो हम मजा चकाएंगे, है ना। ऐसे ही जब पूरी दुनिया में यूएस से अपनी डोमिनेंस करना चाहता है, जिसका रियल लाइफ एग्जांपल ये है कि अभी ईरान में घुस गए कि ईरान के लीडर को मार दिया, तो भैया ईरान और आसपास वाले कंट्रीज क्या करेंगे, वहां पे टेररिस्ट ही पैदा करेंगे ना कि यार यूएसए को हराना है। 9/11 अटैक क्यों हुआ है, तो यूएसए वांटेड टू डोमिनेट अफगानिस्तान, not just Afghanistan, other Arabian countries also। Arabian countries said, "Yaar, why we'll follow your ideology? We have our own ideology, and you every time come to our country and kill our leaders। Is this fine? No। यूएसए नहीं सुन रहा है, फिर लोग बोले कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरा तरीका है, वो उंगली टेढ़ी करने को टेररिज्म बोल लो या कुछ भी बोल लो। We cannot justify violence in any manner, है ना, in any manifestation, है ना। We should condemn that, this is not a solution, but मजबूर तो कुछ भी करेगा। ठीक है, then there is failure of United Nations and other international bodies। अब यार पहले भी बताया मैंने कि पूरी दुनिया में हर जगह पे, स्कूल में तुम एक दिन बोल दो कि यार प्रिंसिपल की नहीं चलेगी, तो बेटा स्कूल में हल्ले हो जाएंगे, है ना।
एक अथॉरिटी तो ऊपर चाहिए यार जो सबको कंट्रोल करके रखे। हम भी गलत काम क्यों नहीं कर रहे हैं, हमें लगता है भगवान देख रहा है। जब हमें पता, अगर किसी को ये पता लग जाए कि भगवान नहीं देख रहा है, ऐसी मान्यता हो जाए, तो बेटा तुम तबाही कर दोगे ना दुनिया की। ऐसी पूरी दुनिया में ऊपर अथॉरिटी एक यूनाइटेड नेशंस है, मगर वो फेल हो गया है, कुछ कर नहीं पा रहा है, कोई वॉर नहीं रोक पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। तो जब ऐसा हो जाएगा तो फिर पूरी दुनिया में केओस होगा ना, और वो केओस का एक नाम टेररिज्म है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बना था, यूएन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो कंट्रीज ने बोला फिर हम खुद कर लेंगे, है ना। और खुद कैसे किया? टेररिज्म क्रिएट करके। ठीक है, दिस इज वन थिंग। देन अनइवन ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। अब यार पूरी दुनिया में कुछ जगह की तो तरक्की होती रहे, फॉर एग्जांपल यूएसए एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज, मगर वेस्ट एशियन कंट्री में वही कंट्रीज कॉन्फ्लिक्ट करके रखेंगे। तो इनको लगेगा ना यार कि तुम तरक्की कर रहे हो, हमारी ग्रोथ हो नहीं रही है, और जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही होगी वो फ्रस्ट्रेशन में क्या करेगा, वो टेररिज्म पे उतर जाएगा। अनइवन ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, and obviously where there is unemployment, poverty, illiteracy, that is more prone to do the wrong things. जहां illiteracy होगी, जहां poverty होगी, जहां unemployment होगी, they will wander to the wrong things, और उसी का एक एग्जांपल टेररिज्म है। अमीर जनता क्यों धमाके करेगी? नहीं करेगी। ठीक है ना, दैट्स इट। तो प्रोस्पेरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोस्पेरिटी आती है लिटरेसी से। ठीक है, अभी बोल रहा हूँ पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, प्रोस्पेरिटी आएगी तो देश की तरक्की होगी, तुम्हारी तरक्की होगी। पाकिस्तान में क्यों है टेररिज्म? क्योंकि लिटरेसी, इलिटरेसी है ना, इलिटरेसी है, काम नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है, तो पाकिस्तान स्टेट कोई भी उनको बोल देता है जब दैट यू बिकम टेररिस्ट, विल गिव यू सर्टेन मनी, बात बात खत्म, है ना। और जो खुद ही यहाँ पे अगर कोई आईटी कंपनी में लगा यार, करोड़ों रुपए का पैकेज है, वो क्यों टेररिस्ट बनेगा? नहीं बनेगा, जरूरत नहीं है ना। ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, आप एक और क्वेश्चन है, लास्ट वन और 1-2 क्वेश्चंस हैं सिर्फ इसमें। आप एक्सप्लेन कोऑपरेटिव सिक्योरिटी। कोऑपरेटिव सिक्योरिटी का मतलब है कि कोऑपरेशन कैसे करें। समझो एक बार दोबारा से, इधर देखो, मैंने तुम्हें ये टेबल करवाया, अभी बताया। ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं। नॉन ट्रेडिशनल में ह्यूमन सिक्योरिटी, ग्लोबल सिक्योरिटी की बात करी, और न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट 5 बता दिए। ठीक है, कौन से 5 है अभी पोस्ट करके एक बार खुद से रिपीट करके रिकॉल करके देख लो। ठीक है, फिर चला देना। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कौन से हैं। एक तो टेररिज्म है, ठीक है, एक ग्लोबल पॉवर्टी है, ह्यूमन राइट्स है, माइग्रेशन है, और हेल्थ एपिडेमिक्स है ना। अब जैसे ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को डील करने के लिए कॉपरेशन के 4-5 तरीके बताए थे, वो कौन से थे? वन वॉज डिसआर्मामेंट, सेकेंड वॉज आर्म्स कंट्रोल, एंड थर्ड वॉज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। नॉन ट्रेडिशनल से डील करने के लिए या इसमें कॉपरेट करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, वो हमने देखना है। अब यार नॉन ट्रेडिशनल में कोई लड़ाई तो हो ही नहीं रही है, मिलिट्री थ्रेट तो है ही नहीं है, इसीलिए कॉपरेशन यहाँ पे कैसे होगी देखो जरा। पहली बात तो यह है कि मिलिट्री फोर्स इज लेस इफेक्टिव टू कॉम्बैट नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स टू सिक्योरिटी। ग्लोबल पॉवर्टी, पूरी दुनिया में गरीबी है, तो उसमें मिलिट्री फोर्स कुछ कर सकती है क्या? कुछ नहीं कर सकती। माइग्रेशन हो रहा है, उसमें मिलिट्री फोर्स क्या करेगी? कुछ कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। पंजाब के लोग कनाडा जा रहे हैं, मिलिट्री फोर्स कुछ करेगी क्या उसमें? मैक्सिको के जंगलों में लोग मर रहे हैं, व्हाट कैन मिलिट्री फोर्स डू इन दैट? नथिंग। फाइन। सो वो प्रॉब्लम्स को किसी और तरीके से डील करना पड़ेगा, जो अगला पॉइंट है, दैट इज इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज मोर इफेक्टिव। इंटरनेशनली कोऑपरेट करना पड़ेगा यार कि ये चीजें ना हो, टंकीज ना लगवाई जाए, कंट्रीज को ही डेवलप कर दो ना, बाहर जाएगा ही कोई क्यों? कंट्रीज को डेवलप कैसे करेंगे? जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें टू दी लेस डेवलप्ड कंट्रीज, की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि उन्होंने ही पहले हमें कॉलोनाइज किया हुआ था।
जिसकी वजह से हम ग्रो नहीं कर पाए, तो हमारे दम पे अब वो ग्रो कर गए, तो अब हमें इतना तो वो कंपनसेट कर ही सकते हैं ना। ठीक है। एंड देन वन थिंग, यूज ऑफ फोर्स इज अ लास्ट रिजोर्ट। बोले अगर फोर्स यूज करना है तो लास्ट रिजोर्ट में करना है। फॉर एग्जांपल टेररिस्ट अटैक हो ही गया, वो रोक ही नहीं रहे हैं यार, अटैक कर ही जा रहे हैं, तो बेटा ओसामा बिन लादेन को मारना तो पड़ेगा, वो चाहे यूएसए की आर्मी मारे चाहे कोई और मारे, है ना। फोर्स का यूज करो बट एज अ लास्ट रिजोर्ट ओनली, दैट्स इट। कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत ज्यादा कर ही रहा है तो अल्टीमेटली यूज द फोर्स इज लास्ट रिजोर्ट, अदरवाइज इज नो नीड, अदरवाइज इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज मोर इफेक्टिव, दैट्स इट। ये है कोऑपरेशन के मेथड्स इन नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। लास्ट टॉपिक, लास्ट क्वेश्चन, इंडिया किसी, अब हमने यार देखो पूरा पढ़ लिया सिक्योरिटी क्या है, एक बार फटाफट से रिकॉल कर लो। व्हाट इज सिक्योरिटी? सिक्योरिटी इज फ्रीडम फ्रॉम एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट। पहली बात, that those threats could endanger the core values, and those core values would be damaged beyond repair if we'll not do something to save that. Fine, this is security. इसके दो नोशन बताए, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में एक्सटर्नल इंटरनल, एक्सटर्नल में खतरा किससे है? मिलिट्री थ्रेट से है, और ट्रेडिशनल में बचाना किसको होता है? द रेफरेंट इज नेशन। कंपोनेंट्स क्या है? चार, डेटरेंस, डिफेंस, बैलेंस ऑफ पावर एंड अलायंस बिल्डिंग। कॉपरेट कैसे कर सकते हैं? अच्छा, एक इंटरनल पड़ा, सिविल वॉर्स है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट है। कॉपरेट कैसे करेंगे? तीन तरीके हैं, डिसआर्मामेंट एंड देन आर्म्स कंट्रोल, एंड लास्ट इज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। बात खत्म। इनकी कुछ ट्रीटीज भी मैंने बताई थी, सुन लो फटाफट से, यू विल गेट टू रिकॉल दैट। पीछे है ना वीडियो में, पीछे जाके दोबारा से देख सकते हो, दैट कंसोलिडेटेड पार्ट, एंड नोट्स में देख सकते हो दोबारा से। दैट इज BWC 1972, CWC Chemical Weapons Convention 92, then Anti-Ballistic Missile Treaty 1972, SALT II START Treaty and Nuclear Non-Proliferation Treaty 1968। ठीक है, दैट्स इट। इसके अलावा फिर हमने एक बात की नॉन ट्रेडिशनल। नॉन ट्रेडिशनल में ह्यूमन सिक्योरिटी, ग्लोबल सिक्योरिटी। ह्यूमन सिक्योरिटी के थ्री पर्सपेक्टिव्स देखे, नैरो व्यू, ब्रॉड व्यू, ब्रॉडेस्ट व्यू। ग्लोबल सिक्योरिटी की बात करी, ग्लोबल सिक्योरिटी एज अ कंसेप्ट इमर्ज्ड इन 90s, जो मैंने बताया था सैंपल क्वेश्चन पेपर में इस साल सीबीएसई ने दिया हुआ, इट अ डिफिकल्ट वन, है ना, फॉर द स्टूडेंट्स। इसके बाद ग्लोबल सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि 90s में ये चीज आइडेंटिफाई हुई कि जो आजकल के थ्रेट्स है उससे, उसमें डील करने के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा इंटरनेशनली, तभी इसका नाम ग्लोबल सिक्योरिटी दिया गया। फिर न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट की बात करते हैं, बोले आजकल के खतरे अलग है, मिलिट्री थ्रेट नहीं है ज्यादा बड़ा। 5 न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट बताए, स्टार्टेड विद टेररिज्म, ग्लोबल पॉवर्टी, माइग्रेशन, ह्यूमन राइट्स, हेल्थ एपिडेमिक्स। ठीक है, और फिर इसमें कॉपरेशन करने का तरीका क्या बताया कि मिलिट्री फोर्स ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, इंटरनेशनल कॉपरेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। हाँ, फोर्स कैन बी यूज्ड बट एज अ लास्ट रिजोर्ट। ये 3 चीजें हमने पढ़ी, ये पूरा चैप्टर था। सिक्योरिटी के बारे में पता लग गया। अब हम देखेंगे कि इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी क्या है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टॉपिक, व्हाट इज इंडियाज सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, उसके क्या कंपोनेंट्स है? तो ये 4 चीजें हैं जो हमने याद रखनी है। पहला प्रॉब्लम तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी ही है ना, पहला खतरा तो हमेशा देश को ही रहेगा, देश को दूसरे देश से बचाना है, उससे डील करने के लिए हम अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करते हैं। सो हमने ट्रेडिशनल नोशन को डील करने के लिए ये काम कर लिया, ट्रेडिशनल के भी एक्सटर्नल को। टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज मिलिट्री, what we are doing is we are strengthening our military capabilities, है ना, न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, है ना, नए नए इक्विपमेंट्स लेते हैं, वो सब काम कर रहे हैं। रीजन, क्योंकि हमारे साथ 2 कंट्रीज हैं, पाकिस्तान और चाइना, जो हमारे दुश्मन है। पाकिस्तान के साथ 4 वॉर्स हो चुके हैं, 47, 48, 65, 71, 98, साफ साफ विजिबल है, एंड चाइना के साथ 62। ठीक है, और फिर न्यूक्लियर वेपन्स है पाकिस्तान के पास भी और चाइना के पास भी। सो वी ऑल्सो कंडक्टेड आवर न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998। ठीक है, दैट्स इट। इंडिया फर्स्ट टेस्टेड न्यूक्लियर डिवाइस इन 1974। न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है क्या नहीं है बेटा, पिछली वाली वीडियोस में मैंने बहुत डिटेल में समझाया, दोबारा से देख सकते हैं एक बार। ठीक है, कि फर्स्ट टेस्ट का नाम क्या था, कौन उस समय लीडर था, सेकंड टेस्ट का नाम क्या था, कौन लीडर था, दैट्स ऑल। अच्छा, दूसरी चीज, पहले तो हमने मिलिट्री अपनी स्ट्रॉन्ग कर ली,
उसके बाद फिर इंटरनेशनल नॉर्म्स और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं कि बेमतलब कोई पंगा ही ना लेना यार, है ना। हम बात करते हैं कि डीकोलोनाइजेशन हो, कि दूसरा कंट्री कोई किसी दूसरे कंट्री पे रूल मत करे। डिसआर्मामेंट, बोले आर्म्स अपने खत्म करने का ट्राई करो ना सारे, हमने भी तभी बनाया है क्योंकि दूसरे खत्म नहीं कर रहे थे। यूनाइटेड नेशंस को स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं, बोले एक सेंट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए घर पे, इसकी सब सुनेंगे, तब पूरी दुनिया में शांति रहेगी। किसी का डर तो जरूरी है ना। कंट्रीज भगवान की तो सुनते नहीं है, तो यूनाइटेड नेशंस को एम्पावर करना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसमें ये कुछ बातें लिखी हुई हैं, अगर अब ये डिटेल में मैं बहुत समझाऊंगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट थोड़ा थोड़ा जल्दी से सुन लो। वी टॉक अबाउट अ यूनिवर्सल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम। 2 मिनट में समझा रहा हूँ, ठीक है। आई विल नॉट रिपीट इट, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ओनली बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। सुनो अब जरा। बोले हमें एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम की बात करते हैं। पहले तो वर्ड्स इतने भारी भारी है कि तुम डर जाओगे, डरो मत, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पीछे एक ट्रीटी की बात करी थी, एनपीटी, जो 1968 में आई थी, वो है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। प्रोलिफरेशन का मतलब आसान भाषा में समझ लो, इंक्रीज, बढ़ना। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, की न्यूक्लियर वेपन्स ना बढ़े, उसके लिए ट्रीटी लाई गई थी 68 में। मगर ये ट्रीटी में ये बोला गया कि अभी तक तो जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए वो कौन से कंट्रीज हैं, परमानेंट 5 मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल विच इंक्लूड्स यूएसए, यूएसएसआर पहले, अभी रशिया, उसके बाद चाइना, यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस। ये 5 कंट्रीज बहुत स्मार्ट थे, बोले अभी तक जिन्होंने वेपन्स बना लिए, आगे कोई नहीं बनाएगा, दिस इज समथिंग विच आर द प्रोविजंस ऑफ एनपीटी। इंडिया ने बोला ये क्या बात हुई, हम तो ये साइन नहीं करेंगे, पहले तुम अपने न्यूक्लियर वेपन्स खत्म करो तब ये ट्रीटी साइन करेंगे कि हम भी नहीं बनाएंगे अब आगे। That's why India have not signed nuclear weapons, nuclear non-proliferation treaty, because we say this is the discriminatory। और ऐसा नहीं है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स खत्म नहीं करना चाहते, उनके भी और हम अपने भी, मगर हम क्या बोल रहे हैं, जो अब स्टेटमेंट लिखा था, वी वांट अ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, इसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ऐसा नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम। रिजीम का मतलब ट्रीटी लगा लो यहाँ पे, या कोई मैकेनिज्म। हम चाहते हैं न्यूक्लियर वेपन्स को कम करना, प्रोलिफरेशन उसका कम हो जाए, मगर ऐसी ट्रीटी हो जो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। अब ये बात है, अब ये तुम वर्ड देख के, फ्रेज देख के डर जाओगे, समझ आ जाए तो कुछ है ही नहीं। वन इज न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। इसमें इतना समझ लो कि हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया का जो वर्ल्ड ट्रेड है वो डेवलपिंग कंट्रीज के भी फेवर में होना चाहिए, सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज के फेवर में क्यों है। जब यूएसए का मन करता है टैरिफ लगा देता है ना। पूरी दुनिया में मैकडोनल्ड्स बना दिया, पूरी दुनिया में अपने ब्रांड्स बेचना, आईफोन बेचना, है ना, उसको एक कॉमन सेंस बना देना। वर्ल्ड ट्रेड इज इन फेवर ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, हम सिर्फ बेच रहे हैं चावल, वो बेच रहे हैं आईफोन, जस्ट इमेजिन, नो, ठीक है ना। सो वर्ल्ड ट्रेड को बैलेंस करने की बात, अपने थोड़े फेवर में करने की बात हम करना चाहते हैं। दिस इज न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, दिस इज समथिंग विच वी वांट, डेवलपिंग कंट्रीज वांट, ठीक है। और एक क्योटो प्रोटोकॉल एंड ऑल, ये सारी बातें एनवायरनमेंट में अच्छे से करेंगे, डोंट वरी, दैट्स इट, ठीक है। इतना याद रख लो बस, इस पॉइंट में इतना ही लिख देना, डोंट गो इनटू दिस नाउ। वन इज मीटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस विद इन द कंट्री। 2 कंपोनेंट्स पढ़ लिए हमने पहले। पहला कंपोनेंट था कि अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन कर लिया, पहले तो सिक्योर करने के लिए बेटा किला बनाना पड़ेगा, फौज तैयार करनी पड़ेगी, वो हमने कर ली। दूसरी चीज, इंटरनेशनल नॉर्म्स को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, है ना। मतलब अगर इस कॉलोनी में रहते हो, पहले तो अपने घर को पूरा किला बना लो कि लड़ाई कोई करे ही ना, खुद को स्ट्रॉन्ग कर लो। उसके बाद जो पूरी सोसाइटी का प्रधान होगा उससे जाके मिलो कि भैया कोई कानून बनाओ, अपनी चलानी शुरू करो कि कोई दादागिरी मत करे। वो भी कर लिया हमने, यूनाइटेड नेशंस पे चले गए। फिर घर के अंदर ही अगर कोई सिक्योरिटी चैलेंज हो, भैया बाहर से किला बना लिया, घर के अंदर लड़ाई करके घर को तोड़ दोगे तो कोई फायदा उस किले का नहीं। तो इंडिया के अंदर जो लड़ाई करने वाले, हमें लगता है अगर कुछ ऐसे होंगे मिलिटेंट ग्रुप्स, जैसे नागालैंड, मिजोरम, पंजाब, कश्मीर,
तो हम एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल अप्रोच अपनाते हैं, उनसे बैठ के बात करते हैं कि बेटा क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या तुम्हारे इश्यूज हैं, बताओ जरा, है ना। और अल्टीमेटली एक काम करते हैं, अपने कंट्री को डेवलप करना, इकोनॉमी को डेवलप करना। अगर इंडिया, पूरे इंडिया अगर डेवलप हो जाएगा, प्रोस्पेरिटी आ जाएगी, तो लड़ाई कौन करेगा? पंजाब वांट्स सेपरेट खालिस्तान बिकॉज पीपल में भी थिंकिंग कि यार रंगला पंजाब हुआ करता था, अब उड़ता पंजाब बना दिया है। इसका मतलब इंडिया ने जिम्मेवारी नहीं ली कि वहां पे इतना ड्रग कैसे आ गया, ड्रग इशू कैसे आ गया, है ना। देयरफॉर दे वांट टू गेट सेपरेट फ्रॉम इंडिया कि यार नहीं, हम रंगला पंजाब बनाएंगे, मतलब इट कैन बी अ थिंग, नो, अच्छे वाला पंजाब बनाएंगे। कश्मीर, वाई कश्मीर वांट्स अ सेपरेट नेशन आउट ऑफ इंडिया? बिकॉज दे मे बी थिंकिंग यार वाई पीपल ऑफ वाई इंडिया, मेन स्ट्रीम इंडिया डोंट फोकस मच ऑन अस। यहाँ पे कोई कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं बनाता है, कोई फैक्ट्री नहीं लगाता है, क्यों? नॉर्थ ईस्ट में भी थिंकिंग लाइक दिस, है ना, कि यार हमारे बारे में तो कितने प्रेजुडिस बने पड़े हैं, है ना, हमारे को तो ऐसे टारगेट किया जाता है, वी आर चाइनीज, वी आर दिस, वी आर दैट। नो, जब किसी के बारे में ऐसी बातें होंगी, वहां पे डेवलपमेंट नहीं होगी, तो फिर वो अलग ही होने की बात करेंगे ना। तो वी हैव टू एकोमोडेट एवरीवन। देश चलाना आसान बात नहीं है, ठीक है। So you have to accommodate everyone ultimately so that to prevent these conflicts. This is our security strategy. बाहर के लोगों से, बाहर के कंट्री से लड़ने के लिए क्या करते हैं? अपने देश को बचाने के लिए अंदर से, उसके लिए क्या करते हैं वो भी हमने समझ लिया। These are the 4 components, that's it, ठीक है। बट जहां तक डेवलप करने की बात है इंडिया को, उसमें हम खास तो सक्सीड नहीं हुए हैं, है ना। मतलब स्टिल देयर आर 27 करोड़ population which is living below poverty line, we know that, है ना। hunger, poverty still prevailing, unemployment at its peak, number of issues are there, ठीक है। तो उसमें हमने तरक्की करनी है, और उसका एक ही सोल्यूशन है कि जाओ पढ़ो, एजुकेट करो, खुद को एजुकेट करोगे, घर वालों की भी तरक्की होगी, सोसाइटी की तरक्की होगी, देश की तरक्की होगी, और फिर पूरी दुनिया की भी तरक्की हो जाएगी तुम्हारे कारण से। सोल्यूशन लाइज इन, अभी बोर्ड के पेपर में अच्छे नंबर लेके आओ, ये वीडियो को देख के, और जो बता रहा हूँ वो करो, ठीक है। दैट्स इट। व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहां से नोट्स ले लो, और जो 10 क्वेश्चंस बताए हैं इनको जाके रट लो। सिक्योरिटी चैप्टर में से 6 नंबर पूरे, ठीक है। एसएसटी का क्लास 10th का पेपर अभी 7 तारीख को जो हुआ है, उनको क्लास टेस्ट, ये जो टेस्ट सीरीज सामने दिख रही है, सारे क्वेश्चंस इसी में से ही आए थे। तुम्हारे पेपर को भी 12 दिन बचे, ठीक है। परचेज दिस टेस्ट सीरीज, ठीक है। और इसके बाहर से, इसमें से 23 मार्च को कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं, ठीक है। विद दैट नोट, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट टुमारो विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज environment and natural